हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपका चैप्टर 2 है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं, जो कि आपके मिड टर्म में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री PDF नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना है क्लास 11 ESP। और आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें, वहाँ भी आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे। तो हमारी वेबसाइट के लिए आप www.eklavyastudypoint.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमन सोसाइटी, यानी कि मेन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं रोमन सोसाइटी के। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली। देखो, न्यूक्लियर फैमिली चलती थी, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये उनका बच्चा है। ठीक है, ये हो गई न्यूक्लियर फैमिली। अब इनके 2 बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी, यानी कि एक छोटा परिवार। और स्लेव्स वर आ पार्ट ऑफ फैमिली, जो गुलाम होते थे वो भी फैमिली का ही एक पार्ट माने जाते थे। राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, विमेन इंजॉयड लीगल राइट्स। अब इसके अंदर यहाँ पे ये बात हो रही है कि भाई लोगों के पास जो है सोसाइटी में राइट्स थे प्रॉपर्टी खरीदने के भी और प्रॉपर्टी को पूरा मैनेज करने के। भाई अगर बेचनी है, सेल करना है या परचेज करना है, वो राइट्स थे। विमेन की बात की जाए तो विमेन्स के पास अपने लीगल राइट्स थे कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विमेन्स को कोई राइट नहीं मिले हुए थे, राइट्स थे, लीगल राइट्स थे विमेन के पास। और अगर हम देखें, डाइवोर्स वॉज इजी, जिसको बहुत ही ज़्यादा इजी था उस टाइम पे। ठीक है, अरेंज मैरिज एंड एज गैप एनकरेज्ड। ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती थी उस टाइम पे और एज गैप बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, आप ये समझ लो, एज गैप होता था लड़के और लड़की के बीच में। अक्सर लड़का ज़्यादा बड़ा होता था, लड़की कम एज की होती थी। फिर है वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी। जो एक कैजुअल लिटरेसी होती है वो तो थी भाई सभी के अंदर, थोड़े बहुत तो लोग पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही लिटरेसी ना हो। कल्चरल डाइवर्सिटी, रोमन सोसाइटी में अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते थे, डाइवर्स सोसाइटी थी, अलग अलग उनके अपने अपने नॉर्म्स थे और मतलब कल्चरल कुछ बिलीफ्स थे। फिर है मैनी लैंग्वेजेस, जो सोसाइटी में लोग रहते थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे, आपस में कम्युनिकेट करते थे। फिर है अर्बन लाइफ, जो रोमन सोसाइटी के लोग थे वो अपनी अर्बन लाइफ जी रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3rd सेंचुरी क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर। देखो भाई, रोमन एम्पायर में ना एक टाइम पे बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, यानी कि बहुत बड़ा संकट आया था, और वो आया था 3rd सेंचुरी में। तो पहला तो ये हुआ था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी, यानी कि जो पॉलिटिकली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बेकार चल रही थी। कैसे? देखो भाई, 3rd सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, फ्रीक्वेंट चेंज हुए एम्परर्स में, यानी कि बार बार राजा बदल रहे थे, बार बार एम्परर्स बदल रहे थे। ऑफन थ्रू असैसिनेशन, ज़्यादातर तो मारे जा रहे थे इस वजह से। असैसिनेशन यानी कि किसी का कत्ल करना। तो होता क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है बिकॉज जो एम्परर्स थे वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे। बार बार एम्परर चेंज होता है तो वो कभी भी एम्पायर पावरफुल नहीं रह पाता। सिविल वॉर्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। सिविल वॉर्स को हम कहते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध में क्या होता है, आपस के मतलब देश के लोग अंदर ही अंदर आपस में लड़ रहे हैं और मतलब वॉर चल रही है देश के अंदर ही अंदर। फिर है इंटरनल स्ट्राइफ, वही आ गया कि भाई इंटरनली भी जो लोग थे आपस में ज़्यादा एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, या इनस्टेबिलिटी आ गई थी। ओवरऑल आप इसको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का नाम दे सकते हो। ये तो पहला हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी था इस टाइम पे, इकोनॉमिक ट्रबल बहुत ज़्यादा थे। जो एम्पायर है रोमन एम्पायर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सफ़र कर रहा था, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा हैवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा लोगों पे टैक्स लगाया जा रहा था, और ट्रेड का डिक्लाइन हो गया था। तो भाई जब ट्रेड होगा नहीं, टैक्स तुम ले रहे हो ज़्यादा और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो होगा क्या, इकोनॉमिक ट्रबल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और उससे क्या होगा, जो करेंसी है वो भी मतलब भाई उसका भी तो क्या होता है भाई, अगर आपकी देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे चली जाएगी और उससे क्या होगा, इकोनॉमी में बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही थी।
फिर है मिलिट्री चैलेंज भी थे, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, अब मिलिट्री देखो क्या होता है, मिलिट्री चैलेंजेस, क्योंकि जो होता क्या है कि जो रोमन आर्मी थी, रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर की आर्मी है वो एक टाइम पे इनविंसिबल थी, कोई हरा नहीं पाता था उसे, लेकिन धीरे धीरे अब जो रोमन एम्पायर है वो बहुत बड़ा हो गया था, एक तो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ, और उसको हर तरफ से उसकी रक्षा कर पाना, उसको प्रोटेक्ट कर पाना बहुत हो रहा था, ठीक है। तो इससे क्या है, कभी कभी इन्वेजन्स हो जाते थे, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इन्वेजन्स बाय जर्मनिक ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स थी जर्मनिक ट्राइब्स जैसे फ्रैंक, गोथ, इन लोगों ने क्या करा, और मतलब इसके साथ में ससानियन एम्पायर भी था, तो इन्होंने क्या करा कि भाई मिलिट्री स्ट्रेंथ को अपनी दिखाते हुए लगातार इन्वेड किया रोमन एम्पायर को, जिसकी वजह से मिलिट्री चैलेंजेस तो थे ही थे, साथ में इन्वेजन्स का भी सामना करना पड़ा, और कभी कभी रोमन एम्पायर में इंटरनल रेबेलियन भी हो रहे थे, यानी कि रोमन एम्पायर के अंदर से भी कुछ लोग धोखाधड़ी करके और वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी को चुनौती दे रहे थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ स्लेव्स एंड वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर। जो स्लेव होते थे, स्लेवरी जिसको हम क्या कह सकते हैं, गुलाम, जो स्लेव्स होते, जो दास होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुलाम, दास, स्लेव, तो जो स्लेव होते थे वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में कनेक्टेड थे। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फैमिली होती थी, और न्यूक्लियर फैमिली में स्लेव कंपलसरी होता ही होता था, ये समझ लो डीपली रूटेड थी स्लेवरी। एंड इन इटली आउट ऑफ 7.3 मिलियन पॉपुलेशन देयर वर 3 मिलियन स्लेव्स। 7.3 में से लगभग मान के चलो 3 मिलियन तो स्लेव्स ही थे, 30 से 40% तो स्लेव्स होते थे सोसाइटी में। तो स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट, लोग स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट समझते थे कि आज अगर आप पैसा लगा के एक स्लेव खरीदोगे तो बाद में आपको उसका फायदा मिलेगा। स्लेव्स रूरल इंडेप्टनेस, जो रूरल एरियाज में स्लेव्स रहते थे वो हमेशा कर्जे में रहते थे, कर्जा चुका नहीं पाते थे, और उसके बाद उनको फिर स्लेवरी करनी पड़ती थी। स्लेव्स की ब्रीडिंग की जाती थी, कैसे, देखो स्लेव ब्रीडिंग एक प्रैक्टिस है जहां पे जो स्लेव का ओनर होगा, मान लो ये है ओनर, और इसने एक स्लेव खरीदा जो कि मेल है, फिर दूसरा स्लेव खरीदा जो कि फीमेल है। अब इन दोनों के बीच में होगा क्या कि भाई इन दोनों के बीच में संबंध बनवाए जाएंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन होंगे, और इनका जो बेबी होगा वो उसको भी स्लेव बना देंगे। तो समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्लेव ब्रीडिंग। और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो और उसके ओनर का बेनिफिट हो, दिस इज कॉल्ड स्लेव, ठीक है, स्लेव्स की जो प्रैक्टिस हो रही है ब्रीडिंग की। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है, फोर्सफुली उनसे करवाया जाता था सब कुछ बिटवीन मेल एंड फीमेल स्लेव्स, ठीक है, और द चिल्ड्रन ऑफ दीज रिलेशनशिप्स वुड ऑल्सो बी स्लेव्स, और जो इनका बच्चा होता था फिर वो भी आगे चल के स्लेव ही बनता था। तो ऑनर सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोमन एम्पायर एक्सपेंशन अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो गया कि रोमन एम्पायर जो है वो यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था, कवरिंग पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज, लाइक आज के कंट्रीज की बात करें तो इटली, स्पेन, ग्रीस, इजिप्ट और टर्की, ये इसके अंडर में आते थे। आज जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो पहले एक ही पूरा लैंड होता था, तो उस टाइम पे जो है देखो यहाँ से समझ लो आप, ठीक है, एक तो आपका अफ्रीका हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, इन 3 कॉन्टिनेंट्स में आपका रोमन एम्पायर स्प्रेड हो रखा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अचीवमेंट्स ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। ये बहुत ही फेमस एम्परर था और इसके बारे में आता है पेपर में। तो देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्रिश्चियन एम्परर, जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन था वो पहला रोमन एम्परर था जो कि कन्वर्ट होता है क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियन बना, हेल्पिंग टू स्प्रेड एंड सपोर्ट द फेथ अक्रॉस द एम्पायर। और अपने रोमन एम्पायर में इसने क्रिश्चियनिटी जो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है एडिक्ट ऑफ मिलान। इसमें क्या है, उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज करा और क्रिश्चियंस को जो पहले प्रॉब्लम्स होती थी, जो क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन होता था, उस चीज़ को उसने ख़त्म करवाया और इसने क्रिश्चियन लोगों को बहुत मदद दी, कह सकते हो क्रिश्चियनिटी के लिए ये खड़ा रहा। और इसके अलावा फाउंडेड कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था उसने एक नई कैपिटल बनाई रोमन एम्पायर के लिए एट दी बाइजेंटाइन, ठीक है, यहाँ पे इसने एक नई कैपिटल बनाती है, बाद में ये बाइजेंटाइन का नेम चेंज करके कॉन्स्टेंटाइन
टाइनोपल नाम से इसको जाना गया। आज की डेट में इसको इस्तांबुल कहा जाता है। अगर आप प्रेजेंट डे की बात करो तो ये इस्तांबुल नाम से है। सो ये क्या है, एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ पावर बन गया था जो ये कैपिटल थी, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइनोपल, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन था उसने। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथन्ड द रोमन एम्पायर। भाई जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन है उसने रोमन एम्पायर को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। जैसे उसने आर्मी को पूरा रिफॉर्म कर दिया, भाई आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार करे जो कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, और स्टेबलाइजिंग द एम्पायर आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। और इतने क्राइसिस के बाद जो एक इनस्टेबिलिटी चल रही थी, अब उसकी जगह क्या है कि स्टेबिलिटी आई, स्टेबलाइजिंग का काम शुरू हुआ, यानी कि अब इतनी जल्दी कोई भी हट नहीं सकता था। तो मैंने आपको ना लिमिटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, सोसाइटी के ऊपर करवा दिया, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के ऊपर करवा दिया, और इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और करवाए हैं। ये अगर आप लिमिटेड करके जाओगे तो ज़रूर आपके चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बाकी फुल चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।